अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इस चैप्टर में हम कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम जो है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर सकते। तो ठीक है, हम कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। तो अभी हमें देखना है कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स। इसके पहले जो है तो हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टर लिया जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेजिस्टेंस ली जाए, तो इस रेजिस्टेंस से अगर हम करंट को पास करें तो करंट पास करने पर इस रेजिस्टेंस से जो है तो हीट डिसिपेट होती है और करंट भी जो है तो इससे फ्लो होता है। लेकिन हमें किसी ऐसे एपरेटस की ज़रूरत है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, और ये काम जो है तो कैपेसिटर के ज़रिए हो सकता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा एपरेटस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है तो स्टोर करके रख सकते हैं। इसे कंडेंसर भी कहा जाता है। तो अभी हमें देखना है कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। कैपेसिटर तैयार करने के लिए दो मेटेलिक प्लेट्स ली जाती है, एक दूसरे के पैरेलल में इनको रखा जाता है, और जो पहली प्लेट होती है उसे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है और दूसरी प्लेट जो होती है इसकी अंदरूनी साइड में खुद ब खुद जो है तो मनफी वर्की बार जमा हो जाते हैं, और जो दूसरी प्लेट होती है इसे अर्थ से जोड़ा जाता है, और इन दोनों प्लेटों के दरमियान यहाँ पर गैर मौसिल मादा यानी डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम तैयार हुआ, दो प्लेट्स ली गई, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरी प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया, और दूसरी प्लेट को जो है तो अर्थ से जोड़ा गया। इस सिस्टम को जो है तो कैपेसिटर या कंडेंसर कहा जाता है। और ये सिस्टम जो है, ये जो आला है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है तो स्टोर कर सकता है। फ़र्ज़ करेंगे कि ये पहली प्लेट है, प्लेट नंबर 1, एंड इट इज़ प्लेट नंबर 2। पहली प्लेट पर प्लस Q इतना चार्ज जमा किया गया है, और बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, अमालियत के ज़रिए खुद ब खुद जो है दूसरी प्लेट पर माइनस Q चार्ज जो है तो ये डेवलप होगा। तो पोटेंशियल किसे कहा जाता है? पोटेंशियल जो है तो एक्चुअल में ये वर्क डन होता है। पोटेंशियल जो है तो वर्क डन होता है। यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट है, इस नेगेटिव प्लेट से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने के लिए जो काम होगा उसे पोटेंशियल कहा जाता है। तो सपोज़ यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमें इस प्लस Q प्लेट यानी फर्स्ट प्लेट पर ले जाना है। तो इस चार्ज पर जो वर्क होगा उसे पोटेंशियल कहा जाता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज जो है तो इस पहली प्लेट पर रहेगा, उतना ज़्यादा वर्क डन इस चार्ज पर करना होगा। तो अगर यहाँ पर चार्जेस
और भी ज़्यादा बढ़ जाए प्लेट नंबर 1 पर, तो इस चार्ज को वहाँ तक ले जाने के लिए और भी ज़्यादा वर्क करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दिस प्लेट 1। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल is proportional to the charge, or we can say that Q is proportional to V। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा, एंड सपोज दैट कांस्टेंट इज C, Q इज इक्वल टू CV। तो ये जो फार्मूला है ये कैपेसिटर का फार्मूला है, और यहाँ पर Q जो है इट इज़ द चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड V इज़ द पोटेंशियल एंड C इज़ कांस्टेंट। C इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट को जो है तो कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटेंस यानी उस कैपेसिटर की गुंजाइश। सो इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। If potential is 1 volt and charge is 1 coulomb, therefore the capacitance will be 1 farad। तो अगर दोनों प्लेटों के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 कूलम चार्ज जो है तो उन पर डेवलप हो या उन पर जमा किया जाए, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी रहेंगी, जो गुंजाइश रहेंगी, उसे 1 फैरड कहा जाएगा। तो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फैरड। इसी तरह से हम इसके डायमेंशंस भी जो है तो मालूम कर सकते। कैपेसिटेंस के अगर डायमेंशंस मालूम करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे। इसमें कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इट इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C। इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब C को हम दूसरे साइड में ले लेंगे, देयरफॉर C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस E। यहाँ पर हमें C के डायमेंशंस मालूम करना है, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ चार्ज Q होल स्क्वायर अपॉन 2 के डायमेंशंस नहीं रहेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम चार्ज जो है, चार्ज के डायमेंशन मालूम करेंगे, फिर एनर्जी के डायमेंशन मालूम करेंगे और उसको ये इक्वेशन में हम रख देंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT। ये फार्मूला आपको याद रखना है चार्ज के लिए। अब डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ करंट इज A1 मीन्स एम्पियर, डायमेंशन ऑफ टाइम T1। Therefore A1 T1
इज़ द डायमेंशन ऑफ चार्ज। और अब हमें मालूम करना है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एक्चुअल में एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन के इक्वल है और किया गया काम जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुव्वत ज़रब हटाव के मसावी होता है। तो अब हम यहाँ पर एनर्जी के डायमेंशन इस फॉर्मूले से जो है तो हम मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, m1 L1 T-2 ये फोर्स के डायमेंशन है। एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस L1। तो इसको कंबाइन कर देंगे, m1 L2 T-2। अब ये दोनों जो डायमेंशंस हमने निकाले, एक यहाँ पर जो है तो चार्ज के डायमेंशन निकाले और फिर यहाँ पर एनर्जी के डायमेंशन निकाले, ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ चार्ज और उसका स्क्वायर करना है A1 T1 होल स्क्वायर, ये चार्ज के डायमेंशन हुए। और अब इस एनर्जी के डायमेंशन लिखना है जो कि यहाँ पर हमने मालूम किए, एज इट इज़ इसको लिखना है m1 L2 T-2। अब सबको एक जगह कर लेना है, a स्क्वायर T स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पर, ये जो एनर्जी के डायमेंशन हमने लिखे, इसको हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो इसकी जो पावर्स है उसकी साइन चेंज होंगी, उसकी अलामत तब्दील हो जाएंगी, m-1 L-2 एंड T2। अब इनको फिर से हम रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले m वाला टर्म लिखेंगे m-1 और फिर L वाला टर्म लिखेंगे L-2, T2 एंड T2। तो ये होगा T⁴ एंड a स्क्वायर। तो ये है कैपेसिटेंस के डायमेंशंस। इस तरह से हम इसके डायमेंशन जो है तो मालूम कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ताकि आपको पता चले कि कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर हम कंडक्टर की एक प्लेट ले, मेटेलिक प्लेट जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, और इसको अगर हम पॉजिटिव चार्जेस अगर इस पर स्टोर करें तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसकी दोनों साइड से इसकी सतह पर फैल जाएंगे। सपोज़ यहाँ पर जो चार्जेस हमने स्टोर किए ये +q चार्जेस हैं, और इस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा v। तो अब हम यहाँ पर कैपेसिटर की इक्वेशन लिख सकते, C = Q/V। Q/V, it is the first equation. Suppose this is plate 1. अब हम क्या करेंगे कि इससे दूरी पर हम कोई एक दूसरी प्लेट रखेंगे, थोड़ी दूरी पर
यहाँ पर सेकंड प्लेट रखी गई, तो जब यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हमने जमा किए तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी प्लेट है जो कि थोड़े बहुत फासले पर रखी गई है, उस प्लेट पर अमालियत के ज़रिए यानी इंडक्शन के ज़रिए जो है तो उसकी अंदरूनी साइड पर नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे। तो यहाँ पर खुद ब खुद नेगेटिव चार्जेस जो है तो आकर कलेक्ट होंगे और इन चार्जेस को न्यूट्रल करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जमा हुए इस प्लेट पर, इनको न्यूट्रल करने के लिए इसकी अपोजिट साइड पर यानी दूसरी साइड पर जो है तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर जमा होंगे। तो अभी हमने देखा कि जो प्लेट 1 थी उस प्लेट पर जब हमने पॉजिटिव चार्जेस को कलेक्ट किया तो उसका जो पोटेंशियल हमें हासिल हुआ उस प्लेट का वो V पोटेंशियल था, और जो कैपेसिटी हमें इस प्लेट की हासिल हुई, सपोज दिस कैपेसिटी इज़ C1, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये इस पहले प्लेट की कैपेसिटी हमें हासिल हुई। लेकिन जैसे ही दूसरी प्लेट रखी गई तो इसकी अंदरूनी साइड में निगेटिव चार्जेस जमा हुए और इन निगेटिव चार्जेस की वजह से इस फर्स्ट प्लेट के जो पोटेंशियल है उसमें कमी वाक़ई होगी, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्जेस है ये इस अंदरूनी चार्जेस जो है जो अंदर की साइड में है वो इस पहली प्लेट से करीब है, इसलिए इन निगेटिव चार्जेस का ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पॉजिटिव प्लेट पर होगा और उसके पोटेंशियल में कमी वाक़ई होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस हैं, दोनों का जो पोटेंशियल है वो अपोजिट होगा और उसकी वजह से इसमें कमी वाक़ई होगी। लेकिन जो बैरूनी साइड में जो पॉजिटिव चार्जेस है, क्योंकि वो कुछ दूरी पर वाक़ई है एज़ कम्पेयर टू निगेटिव चार्जेस, निगेटिव चार्जेस प्लेट 1 से ज़्यादा करीब है और पॉजिटिव चार्जेस जो है ये कुछ ज़्यादा दूरी पर वाक़ई है, इसलिए इनका ज़्यादा इफ़ेक्ट इस प्लेट 1 पर नहीं होगा। अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है तो एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दें, सपोज़ यहाँ पर जो है तो डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया है, बर्क-रोक माध्य को यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के दरमियान भर दिया गया है और ये जो दूसरी प्लेट है इस दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे अर्थ से, जैसे ही अर्थ से इसको जोड़ा जाएगा तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अर्थ में उतर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ जो है इट इज़ हाईली निगेटिव, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। तो अब दूसरी जो हमें शक्ल हासिल होंगी वो किस तरह की रहेंगी। तो इस तरह की शक्ल जो है तो हमें हासिल होंगी। ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस जो थे ये ज़मीन के अंदर जो है तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे और यहाँ पर अब पहली प्लेट पर अंदरूनी साइड में पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी प्लेट के अंदरूनी साइड में नेगेटिव चार्जेस है। तो दूसरी प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो हम एज्यूम करेंगे इट इज़ -V1 और पहली प्लेट का पोटेंशियल हमने लिया था V। तो व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल। अब जो है तो इस प्लेट 1 का जो पोटेंशियल है उसमें कमी वाक़ई होगी, क्योंकि जो सेकंड प्लेट उसके करीब रखी गई है
उसका पोटेंशियल निगेटिव है। तो अब प्लेट 1 का जो पोटेंशियल रहेगा, सपोज इट इज़ V डैश, V डैश इज इक्वल टू V माइनस V1। तो अब ये जो कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट हमारे पास हासिल हुआ, इस अरेंजमेंट में उसकी जो कैपेसिटी होंगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश होंगी। इट इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। देयरफॉर कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1, जो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेट थी, उसकी कैपेसिटी हमने मालूम किए C1, उसके लिए फार्मूला लिखे, और 2 प्लेटें लगाकर दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ा गया। अब जो इस प्लेट की कैपेसिटी में फ़र्क आया, तो वो कैपेसिटी भी हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में लिखे हैं। अब 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर V माइनस V1 है, यानी यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसकी कीमत कम है एज कंपेयर टू V माइनस V1 ये छोटा है बनिस्बत V के। तो जब डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि C बड़ा है, C इज़ ग्रेटर देन C1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर C इज़ ग्रेटर देन C1। तो इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक प्लेट लें, जैसा कि यहाँ पर पहली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, प्लेट 1 में एक प्लेट ले और उस पर पॉजिटिव चार्जेस अगर हम स्टोर करें तो उसकी जो कैपेसिटी होंगी C1 वो बहुत कम होंगी। लेकिन अगर हम उसी प्लेट के सामने दूसरी प्लेट को रख दें और उसको अर्थ से जोड़ें, तो अब यहाँ पर जो कैपेसिटी हमें हासिल होंगी वो होंगी C, और वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत पहले केस के। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से तैयार करें जिसमें एक प्लेट की बजाय अगर 2 प्लेटें रखी जाए, तो उसकी कैपेसिटी में जो है तो इजाफ़ा होता है, एंड इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। तो यही उसका उसूल है। कैपेसिटर्स इन सीरीज़। अब हमें ये देखना है कि अगर कई कैपेसिटर्स को उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी, यानी उनकी नेट कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी, वो क्या होंगी। तो एक सर्किट डायग्राम जो है तो हम इसमें बनाएंगे और उसके ज़रिए जो है तो रिजल्टेंट कैपेसिटी मालूम करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर्स जो है तो फ़र्ज़ किए। C1, C2, C3 उनकी कैपेसिटीज़ है, और उनकी जो पहली प्लेट है लेफ़्ट साइड की उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, दूसरी को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चार्जेस जो है तो इनको देकर इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ा गया, एक दूसरे की मुसलसल तरतीब में जोड़ा गया, और इस तरतीब को जो है तो एक बैटरी के ज़रिए V पोटेंशियल दिया जा रहा है यहाँ पर। तो टोटल पोटेंशियल जो हम यहाँ पर दे रहे हैं इन तीनों कैपेसिटर्स को वो है V। लेकिन आपको मालूम है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब जोड़ा जाता है इन्हें,
तो जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होगा, यानी हर कैपेसिटर को अलग अलग पोटेंशियल जो है तो मिलेगा। सपोज C1 को V1 पोटेंशियल मिलेगा, इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर को V2 और तीसरे को जो है तो V3 इतना पोटेंशियल मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें टोटल कैपेसिटी इन तीनों की मालूम करना है, रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हुआ, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। 3 पार्ट में ये पोटेंशियल डिवाइड हुआ, तो उसकी ये इक्वेशन हमने लिख दिया। अब आपको फार्मूला मालूम है, जब भी कैपेसिटर का नाम आएगा तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ से V की कीमत आप निकाल सकते, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये कैपेसिटर का ये फार्मूला जो है तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जो टोटल कैपेसिटी है वो CS से उसको ज़ाहिर करेंगे अपन। CS मीन्स सीरीज़ कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी। तो V को हम कैसे लिख सकते, V को हम लिख सकते यहाँ पर V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ पर हर जगह पर जहाँ V आपको नज़र आ रहा है उसको Q बाय C के फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो V मीन्स Q अपॉन CS, क्योंकि ये टोटल कैपेसिटी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, इसलिए इसको हम यहाँ पर CS से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग, पहले कैपेसिटर के लिए उस पर जो चार्ज है Q अपॉन उसकी कैपेसिटी C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो यहाँ पर सिर्फ हमने जो है तो 3 कैपेसिटर यहाँ पर कंसीडर किए। अब इधर की साइड से जो है तो हम Q कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और इधर की साइड में है Q अपॉन CS। तो अब क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ये Q और ये Q कैंसिल होगा, और अब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ पर ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटी को। CS क्या है, CS जो है तो ये रिजल्टेंट कैपेसिटी है इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये रिज़ल्ट को हम जनरलाइज कर सकते, यहाँ पर सिर्फ हमने 3 कैपेसिटर्स को कंसीडर किया। अगर हम इस डायग्राम में 3 कैपेसिटर की बजाय अगर हम n कैपेसिटर्स को जोड़ दें, C1 C2 C3 C4 अप टू n, ऐसे n कैपेसिटर्स अगर हम जोड़ दें और सबकी कैपेसिटी सेम हो, अगर एक जैसी हो, तो हमें नेट कैपेसिटेंस कितना हासिल होगा। तो ये फार्मूला हम जनरलाइज करेंगे। तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, और ऐसा ऐड करते जाना है 1 अपॉन C। ऐसे n टर्म रहेंगे क्योंकि हमने n कैपेसिटर्स को जोड़ा है इसमें, इस सर्किट डायग्राम में, और सब की कैपेसिटी जो है वो C के इक्वल ली गई है। तो ये कितने टर्म हो जाएंगे, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने टर्म होंगे, n टर्म्स होंगे। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि n टाइम्स 1 अपॉन C। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप n टाइम्स 1 अपॉन C ऐसा लिख सकते हैं।
और इधर की जो साइड है ये एज इट इज़ रहेंगी 1/CS। अब दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल लेंगे। अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया गया, माकूस लिया गया, CS इज इक्वल टू C/N, ये फार्मूला हमको हासिल होगा। इट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कई कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ें तो उनकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी रहेंगी वो इस फार्मूले के ज़रिए जो है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस रिज़ल्ट को हम जनरलाइज करें, n कैपेसिटर्स को जोड़ें हैविंग सेम कैपेसिटी, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी हमको मिलेंगी वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हमें देखना है कि अगर हम इन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो क्या होगा। तो अब हमें देखना है कि कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो इनकी नेट कैपेसिटी जो है वो हमें कैसे हासिल होंगी। तो इसके लिए भी पहले हमें एक डायग्राम जो है तो बनाना है। तो इस डायग्राम में जो है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स को उनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 को सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में जोड़ा गया है, ये पॉइंट सपोज A और पॉइंट B, तीनों भी कैपेसिटर्स को इन A और B पॉइंट्स के बीच में जोड़ा गया है, यानी ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और A और B पॉइंट्स को जो है तो V पोटेंशियल दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो इससे करंट फ्लो होगा और तीनों कैपेसिटर्स को ये मिलेगा और वापस जो है तो ये करंट रिटर्न फिर निगेटिव पोटेंशियल की तरफ आएगा। तो अब यहाँ पर पहला जो कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज कलेक्ट होगा Q1, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3। इसी तरह से उनके तीनों की जो कैपेसिटीज़ रहेंगी C1, C2 एंड C3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो हर एक को सेम पोटेंशियल मिलता है। C1 को भी उतना ही कवा मिलेगा, C2 को भी और C3 को भी, तीनों को एक जैसा पोटेंशियल मिलेगा क्योंकि बैटरी A और B के दरमियान जोड़ी गई है और तीनों कैपेसिटर भी पॉइंट्स A और B के दरमियान जोड़े गए हैं। हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी जोड़ी जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जोड़ी जाती है ताकि हर कंपोनेंट को जो है तो यकसा पोटेंशियल मिल सके। तो अब यहाँ पर हम टोटल चार्ज जो डेवलप होगा इन कैपेसिटर्स पर उसके लिए इक्वेशन लिख सकते। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर तीनों जो कैपेसिटर्स है उनका टोटल चार्ज हमने इस इक्वेशन के ज़रिए लिखा। अब जो कैपेसिटर की इक्वेशन है वो इक्वेशन पर से हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें आपको मालूम है इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी रहेंगी उसको हम CP से रिप्रेजेंट करेंगे, CP। और यहाँ पर इस इक्वेशन में जो है तो हम इन सब की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है तो वो रख देंगे। तो यहाँ पर जो Q है यानी टोटल चार्ज Q है उसकी जगह पर हम रख सकते
सी पी इंटू वी, इट इज़ इक्वल टू जो यहाँ पर Q1 चार्ज है, यानी फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, इसी की तरह जो है तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस जो Q2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस Q2 की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे C2V, और इसी तरह Q3 के लिए C3V। अब यहाँ पर V को हम चेंज नहीं करेंगे, हर जगह पर V एक जैसा है, हर जगह पर V एक जैसा है क्योंकि हर कैपेसिटर को एक जैसा पोटेंशियल मिलेगा, देयरफॉर V इज़ कांस्टेंट। तो V को हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल सकते और ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और इधर की साइड है Cp इंटू वी। यहाँ पर अब दोनों साइड से V कैंसल होगा, तो अब क्या बचेगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये जो इक्वेशन हमको हासिल हुई, इट इज़ द रिजल्टेंट कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और इस फॉर्मूले के ज़रिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते। जिस तरह से इसके पहले का रिज़ल्ट को हमने जनरलाइज़ किए थे फॉर n कैपेसिटर्स, इसी तरह से इसको भी हम जनरलाइज़ करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स नहीं बल्कि उसकी बजाय n कैपेसिटर्स जोड़े गए, C1, C2, C3, C4 और लास्ट कैपेसिटर Cn। लेकिन तमाम कैपेसिटर्स जो है उनकी कैपेसिटी सेम है, एंड इट इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू C1 इज़ इक्वल टू C2 इज़ इक्वल टू C3 इज़ इक्वल टू लास्ट कैपेसिटर Cn। तो सभी कैपेसिटर्स जो है उनकी जो गुंजाइश है, उनकी जो कैपेसिटी है, हमने इक्वल लिया है यहाँ पर, और वो C के बराबर है। तो अब नेट कैपेसिटी क्या होंगी, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो नेट कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट Cn। लेकिन हर एक कैपेसिटी C के बराबर है, तो C1 मीन्स C प्लस C2 C प्लस C3 भी जो है वो C के बराबर है, और लास्ट कैपेसिटर भी जो है तो वो C के बराबर है। यानी हाउ मेनी टाइम्स C, n टाइम्स, देयरफॉर n मल्टीप्लाइड बाय C। Cp is equal to n multiplied by C. So this is the general result and the general capacity for the n combination, n parallel combination of the capacitors. तो ये दूसरा रिज़ल्ट जो है तो हमको हासिल हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और पहला रिज़ल्ट जो हमने हासिल किया था वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए था, और वो था Cs इज़ इक्वल टू C अपॉन n। ये ऊपर जो हमने अभी डिराइव किया उसमें आप देख सकते, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए पहली इक्वेशन हमको हासिल हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को जॉइन कर देंगे एक दूसरे से। सपोज इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 है Cp अपॉन Cs,
इट इज़ इक्वल टू, उनकी राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना है, एन सी डिवाइडेड बाय सी बाय एन, इट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर ये सी और ये सी कैंसिल होगा, और ये जो n है, ये n जो है तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा में जाएगा और इस n से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इट इज़ इक्वल टू n इंटू n मीन्स n स्क्वायर। देयरफॉर अब ये CS जो है, इस CS को आप दूसरी साइड में ले सकते, n स्क्वायर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देयरफॉर CP इज इक्वल टू n स्क्वायर CS। तो अब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को हमने इस इक्वेशन के अंदर एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।